तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज 8 बजे लाइव का प्रोग्राम भी था साबिज मलिक जी के साथ। तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया, बातचीत करके आप लोगों से अच्छा लगा। उन्होंने मेरी ज़िंदगी से जुड़े कई अहम सवाल पूछे, मैंने उनके जवाब भी दिए। तो आप लोग भी अगर उन सवाल जवाब को जानना चाहते हैं, कई ऐसे सवाल शायद आपके भी जहन में हो कि प्रखर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे यहाँ तक पहुँचा, इसकी पर्सनल लाइफ क्या है, तो तमाम चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप भी उस वीडियो को जाके देखिएगा। साबिज मलिक जी के चैनल पे है और आप लोगों से बातचीत करके वास्तव में बड़ा अच्छा लगा। साबिज जी ने बड़े प्यारे प्यारे सवाल पूछे, कई फंसाने वाले भी थे, लेकिन ओवरऑल सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। तो आप लोग भी ज़रूर जाके देखिएगा। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। तो 5 तारीख को जब से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या हुई है, तब से 2 सवाल हम लोगों के जहन में कौंध रहे थे। चाहे एज ए दर्शक, चाहे एज ए ऑडियंस समझें, चाहे एज ए क्राइम रिपोर्टर समझें, इन दोनों ही लोगों के जहन में सेम टाइम पे सेम फीलिंग थी। 2 ऐसे सवाल थे जिसके जवाब किसी के पास नहीं थे। पहला कि क्या जो नवीन सिंह शेखावत जो दोनों शूटरों के साथ आए थे, जिनको गोली मार दी गई, तो क्या वो प्लान में शामिल थे? अगर शामिल थे तो फिर उन्हें गोली क्यों मारी गई, और अगर नहीं शामिल थे तो फिर लेके आए क्यों? दूसरा सवाल, इन दोनों शूटरों में से एक फौज में था जिसका नाम था नितिन फौजी। तो नितिन फौजी फौज में होते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया कैसे? ये पूरी प्लानिंग बनी क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी? एक आदमी अगर फौज में है तो ठीक ठाक पैसे कमा रहा, तो उसे अब सुपारी किलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी रही जिस वजह से नितिन फौजी ने ऐसा काम किया? तो इत्तेफाक से आज दोनों सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं और आज मेरे माध्यम से उम्मीद है कि आपको भी इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दरअसल 5 तारीख को जब से उनकी हत्या हुई, दोनों शूटर हत्या करने के बाद भाग गए। अब भागने के दौरान क्या प्रोसेस था वो हज़ारों बार आपको अलग अलग चैनलों से सुनने को मिला होगा, तो उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब ये दोनों लोग भागते हैं तो जैसा मैंने कल वो कहानी सुनाई थी कि अलग अलग टाइम पे उन्हें गाड़ियाँ बदलने को बोला गया था, तो ये सेम चीज़ ये दोनों शूटर भी करते हैं। और इन दोनों शूटरों की मदद करता है उधम सिंह। पहले ये लोग टैक्सी से थोड़ी दूर जाते हैं, अलग अलग जगहों पे ये लोग नाम लेते हैं कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और अंत में लोग पहुँचते हैं धारूहेड़ा। ये हरियाणा में पड़ता है। धारूहेड़ा पहुँचने के बाद ये लोग फिर वहाँ से मनाली निकलते हैं। मनाली निकलने के बाद फिर वहाँ से जयपुर निकल जाते हैं। अच्छा, ये तमाम लोग जब गायब हो रहे थे, तो गायब होने के दौरान जब अपनी लोकेशन बार बार चेंज कर रहे थे, तो मान के चलिए कि घंटे 2 घंटे पे अपनी गाड़ियों को बदल देते थे, ताकि अगर गाड़ी के माध्यम से किसी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इनको ट्रैक किया जा रहा हो तो वहाँ से फिर इनको पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाए। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी, और वो गलती थी कि इन्होंने गाड़ियाँ तो बदली, अपना हुलिया भी बदला, लेकिन जिस फ़ोन से ये लोग बात कर रहे थे उस फ़ोन को इन्होंने लगातार ऑन रखा। और ऑन रखने के दौरान अलग अलग लोगों से इन्होंने लगातार बातें की। जैसे एक कोई वीरेंद्र करके है, दूसरा कोई दाना राम है, और एक तीसरा शख्स जिसका नाम तो रोनी राजपूत। ये 3 शख्सों के साथ ये लगातार बातचीत भी करते रहे। तो ये तमाम चीज़ जब होने लगी तो पुलिस वालों को जब इनकी डिटेल मिली, तो राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। जॉइंट ऑपरेशन पे फिर इनके नंबर को सर्विलांस पे लगाया गया। अब सर्विलांस पे लगाने के दौरान भी एक दिक्कत थी कि अपनी लोकेशन को लगातार मूव कर रहे थे। यानी फ़ोन तो ऑन है लेकिन हमेशा वो बढ़ रहा। अब एक सड़क है, एक ट्रैफिक है, कोई बस है, कोई ट्रेन है, तो ऐसे किसी हाईवे पे किसी बस को, किसी ट्रेन को रोक के तो पकड़ा नहीं जा सकता। थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। यहाँ खतरा ये भी था कि अगर पकड़ने जाएं और इनके पास कोई हथियार हो तो आसपास और यात्री हो सकते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और इनकी लोकेशन को लगातार ट्रैक किया गया। और ट्रैक करने के बाद इनके ऊपर नज़र रखी गई कि ये लोग स्टे कब होते हैं। और फाइनली आज चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में जब इनकी लोकेशन मिलती है और पता चलता है कि ये लोग उस लोकेशन पे कुछ देर के लिए स्टे हो रहे हैं, यानी रुक रहे हैं, मूवमेंट नहीं है, तो फिर पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है। और पहुँचने के बाद जब उस होटल में जाती है तो वहाँ पे जब पता किया जाता है कि क्या कोई नितिन फौजी या फिर रोहित राठौर नाम से रूम बुक है, तो होटल वालों ने तो पहले मना कर दिया, कहा कि नहीं। फिर भी अब लोकेशन इसी होटल की थी, तो पुलिस वालों ने ज़्यादा मान मनोबल की नहीं, सीधा सीधा मैनेजर को लेके जिस रूम की लोकेशन थी वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद दरवाज़ा खुलवाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर 3 लोग, रोहित राठौर, नितिन फौजी और उधम सिंह, ये तीनों बैठे मिलते हैं।
फ़ौरन इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब यहाँ भी सवाल कई थे कि बिना फर्जी आईडी के इन लोगों को रूम मिला कैसे, और अगर रूम मिला और होटल वालों ने रूम दिया तो शायद ही कोई ऐसा होटल वाला या फिर कोई ऐसा जिम्मेदार होगा जिसके मोबाइल पे इस टाइम नितिन फौजी और रोहित राठौर की फ़ोटो गई नहीं हो। इस घटना की गूंज लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में है, तो आसपास के इलाकों में इस तरह से रूम मिल जाना अपने आप में भी एक सोचने की बात है। बहरहाल पुलिस वाले इस मामले में जांच पड़ताल करेंगे। तो जब इन दोनों को गिरफ्तार तीनों को किया गया, करने के बाद अब सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू होना था, क्योंकि गिरफ्तार करने के बाद अब सारी चीज़ों को जानना था कि कैसे क्या हुआ, इन शूटरों को कहा किसने, ये आगे कैसे आए और कत्ल की पूरी साजिश किसने रची। तो फिर इनको गाड़ी में ला के जब लाया गया, लाने के बाद अब इनसे पूछताछ शुरू हुई। तो अब सारे लोगों से अलग अलग पूछताछ हुई, जैसे रोहित राठौर से अलग, नितिन फौजी से अलग। और जो कि सबसे इंटरेस्टिंग कहानी इसमें नितिन फौजी की ही थी, क्योंकि वो फौज में था। तो फिर उससे पूछताछ ज़्यादा हुई कि तुम कैसे इस चंगुल में फंसे, या फिर तुमने कत्ल क्यों किया, क्या तुम्हारी कोई दुश्मनी थी, क्या कोई रंजिश थी, कोई पुराना विवाद था, कोई बात बुरी लग गई थी, कोई पैसे का मामला था, या फिर क्यों। इन तमाम सवालों को जब पूछा गया, और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि अगर नवीन सिंह शेखावत को तुमने गोली मारी तो क्या वो तुम्हारे प्लान में शामिल था, अगर शामिल था तो गोली क्यों मारी, नहीं शामिल था तो लेके क्यों आया। तो ये तमाम सवाल जब नितिन फौजी से पूछा गया, तब नितिन फौजी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि सर मैं इनसे कोई दुश्मनी रखता ही नहीं था। और यहीं से कहानी ठीक ठाक तरीके से अगर सुनना चाहें तो 2019 में पहुंच जाती है। दरअसल साल 2019 में नितिन फौजी का सिलेक्शन हुआ। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला, वहीं पे पला बड़ा, फौज की तैयारी कर रहा था। इनके जो फादर हैं, इनके जो पिता हैं अशोक कुमार, वो भी पेशे से फौज में ही थे, वहाँ से रिटायर हो चुके थे। ये दो भाई हैं, जो इनसे बड़ा भाई है वो भी फौज में था। तो कहीं ना कहीं देश की सेवा का जज्बा कहें या फिर आर्मी की नौकरी का जुनून कहें, ये तमाम चीज़ें नितिन फौजी के खून में पहले से ही थी। 12th में ही इसने तैयारी करनी शुरू कर दी, पढ़ने लिखने में बेहद अच्छा था। इसके दोस्तों ने बताया कि अगर ये फौज में न जाता तो शायद कोई IIT या फिर कहीं बढ़िया संस्था में बढ़ के BTech M.Tech कर रहा होता। साइंस वगैरह इसकी बड़ी अच्छी थी। लेकिन अब फादर और बाकी बड़े भाई जो थे वो फौज में थे, तो इसने भी फौज ज्वाइन करने का फैसला किया, तैयारी की। साल 2019 में इसका सिलेक्शन होता है। उसके बाद ये अलग अलग जगहों पे पोस्टेड हो जाता है। साल 2019 से ये नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद साल दर साल गुजरते रहे, ये भी थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसकी शादी देखी गई और साल 2022 में इसकी शादी फिक्स हो गई और एक लड़की से इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ टाइम तक अपनी बीवी के साथ रहता है। रहने के बाद वापस फिर पहुंच जाता है अपनी ड्यूटी पे। अलवर में इसकी पोस्टिंग थी, वहीं से लगातार ये ड्यूटी कर रहा था। करने के दौरान अब साल 2023 के इसी नवंबर महीने में जो पिछला बीता, उसी में ये छुट्टी पे आता है, 2 दिन की छुट्टी पे। और इससे पहले तक ना ये किसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जानता था, ना ही किसी रोहित गोदारा को जानता था, ना ही संपत नेहरा को जानता था। अब तक ये चुपचाप फौज की नौकरी कर रहा था। इसके बाद 2 दिन की छुट्टी पे 8 नवंबर को वहाँ से आता है। आने के बाद अपने घर वालों से मिलता है। मिलने के बाद इसके पास एक बाइक थी। ये बाइक को स्टार्ट करता है, इसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो फिर इसे लगा कि अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, अब ऐसे पड़ी रहेगी, ख़राब हो जाएगी, तो एक काम करता हूँ, इसको बनवा लेता हूँ। अब ये बाइक लेके बनवाने निकलता है। पर यहीं से अब 2 थ्योरी आती हैं। एक थ्योरी जो ये खुद अपने मुंह से बता रहा, और दूसरी थ्योरी जो हरियाणा पुलिस की है, जो मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताई थी। दरअसल जब ये बाइक लेके निकलता है, इसी के बाद से आज तक इसके घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं। तो जब ये सवाल पूछा गया कि 9 तारीख को तुम बाइक बनवाने निकले, फिर तुम घर क्यों नहीं गए, तो यहीं से अब हरियाणा पुलिस की जो थ्योरी है वो सुन लीजिए। दरअसल इसी महेंद्रगढ़ में एक शख्स है जिनका नाम है गोविंद शर्मा उर्फ प्रताप। गोविंद शर्मा का 9 तारीख को अपहरण हो जाता है। अपहरण करने वाले 3 लोग थे। उसमें से एक नाम था कुलदीप राठी का, एक लड़का कोई और था, और तीसरा नाम नितिन फौजी। अब ये 3 नाम जैसे निकल के सामने आता है, पुलिस वाले पकड़ने के लिए, बचाने के लिए दबिश डालते हैं। पकड़ने बचाने के दौरान कुलदीप राठी और एक लड़का गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन तीसरा लड़का यानी जो पुलिस के रिकॉर्ड में है, नितिन फौजी, वो फरार हो जाता है। फरार होने के दौरान उसने पुलिस वालों पे फायरिंग भी की। फायरिंग करके वहाँ से 9-11 हो गया, पुलिस वाले उसे पकड़ नहीं पाए और तभी से इस तरह की ज़िंदगी जी रहा। अब यहाँ पे दूसरी जो कहानी खुद ये नितिन फौजी बता रहा। नितिन फौजी की अपनी कहानी है कि उसे एक फर्जी मामले में फंसाया गया, और जब इसे फर्जी मामले में फंसाया गया तो फर्जी मामले में फंसाने के बाद अब इसे डर लगने लगा
कि अगर ये फर्जी मामले में फंस गया है और फौज वालों को पता चलेगा कि ये किसी मामले में मुलजिम है तो इसकी नौकरी पे संकट आ जाएगा। और इसके पास उतने पैसे भी नहीं थे, अभी नई नई नौकरी लगी थी, 3-4 साल पहले नई नई शादी हुई थी। तो ये बेहद डर गया और इसी दौरान मैं भी इधर उधर भटकता रहा, अपनी ज्वाइनिंग पे गया नहीं। और कहते हैं कि इसके ऊपर जो नज़र थी, जब ऐसी ज़िंदगी ये जीने लगा तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर नज़र पड़ती है रोनी राजपूत की। रोनी राजपूत एक दूसरे गैंगस्टर जिसका नाम है वीरेंद्र और दानाराम, इन दोनों का खास था। और वीरेंद्र और दानाराम काम करते हैं रोहित गोदारा के लिए। अब रोहित गोदारा जब इन दोनों से कहता है कि एक काम है, किसी ऐसे शूटर को पकड़ो जो गोली चलाने में एक्सपर्ट हो और उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड ना हो, तो वीरेंद्र और दानाराम ये काम सौंप देते हैं रोनी राजपूत को। अब रोनी राजपूत अलग अलग लोगों के ऊपर नज़र रखता, अलग अलग लोगों को तलाश करता, जुटा रहता कि कहाँ से कौन मिल जाए तो उससे काम करवा लिया जाए। अब रोनी राजपूत जब ये तलाश कर ही रहा था तभी उसकी नज़र पड़ती है नितिन फौजी पे। फौज में था तो निशाना, शूटिंग, इन सब की ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। फौज में था तो उसकी सारी चीज़ें, डिसिप्लिन, भागना, दौड़ना, फिजिकल एक्टिविटी, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल सेट थी। फौज में होने का तीसरा एडवांटेज ये था कि इससे पहले इसको कोई जानता भी नहीं था। अगर ये कांड करके गायब हो जाता तो कोई जान भी ना पाता। तो रोनी राजपूत फिर टारगेट करता है नितिन फौजी को। अब टारगेट कर देता है, लेकिन इसे शिकार कैसे बनाए? एक आदमी जिसके पास फौज की नौकरी है, ठीक ठाक कमा रहा, तो ऐसे काम क्यों करेगा? तो फिर रोनी राजपूत अब इसकी कमियों को टटोलना शुरू करता है कि ये आदमी टूट कहाँ से सकता है। इसके बाद अब कमियों को टटोला जाने लगा। नितिन फौजी से बातचीत दूसरे माध्यमों से की जा रही है। और इसी दौरान नितिन फौजी का जब इसे पता चला कि एक मामले में फंसा हुआ है और इसे डर है कि अगर या तो ये इसकी नौकरी जाएगी और या तो ये गिरफ्तार हो जाएगा, तब रोनी राजपूत को लगा कि चलो अब सही समय है इसके ऊपर अटैक करने का। तब रोनी राजपूत ने नितिन फौजी से कहा कि अब तो तुम्हारी नौकरी चली ही जाएगी, इसलिए तुम भी काम करो, नौकरी तो जा ही रही है, ज़िंदगी ना जाए, इसलिए तुम कनाडा भाग जाओ। अब कनाडा भाग जाओ। सुनने के बाद इसे भी अच्छा लगा कि चलो अब एक मामले में फंसा हूँ, कम से कम कनाडा रहूँगा तो जेल नहीं जाऊँगा। लेकिन अब कैसे? तो इस पर रोनी राजपूत कहता है कि चूँकि तुमने अब पुलिस वालों पे तो गोली चला ही दी है तो तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है। तो एक काम करो, तुम अब हमारे लिए एक काम कर दो, और मैं लॉरेन बिश्नोई गैंग का हूँ। काम करने के एवज में तुम्हें कनाडा भेज दिया जाएगा, वहाँ पे तुम बैठे बैठे अपना पूरा बिजनेस देखना, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई तुम्हारी पर उंगली नहीं उठाएगी, बाकी ज़िंदगी ऐसे में कटेगी। अब तक नितिन फौजी इतना डर चुका था पुलिस और बाकी चीज़ों से, ये समझ नहीं पाता और हाँ कर देता है। अब ऐसे ही रोहित राठौर को भी शामिल किया जाता है। दोनों इस प्लान में शामिल होते हैं। उसके बाद इन्हें बताया जाता है कि काम किसका करना है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये दोनों पहुँचेंगे कैसे, दोनों शिकार बनेंगे कैसे? तो फिर इसके लिए एक तीसरे शख्स को शामिल किया जाता है जिसका नाम है नवीन सिंह शेखावत, जो सबसे ज़्यादा क्लोज था और जिसके बारे में मैंने, आपको याद होगा, पहली वीडियो में ही कहा था कि नवीन सिंह शेखावत की दगाबाजी इसमें थी, नहीं तो वो स्कॉर्पियो बुक नहीं करता। नवीन सिंह शेखावत जब इस प्लान में शामिल होता है, शामिल होने के बाद अब चूँकि सबसे क्लोज था तो नवीन सिंह शेखावत को फिर रेकी करने की जिम्मेवारी दे दी जाती है कि नवीन तुम एक काम करो, तुम पता करो कि जो गोगामेडी जी हैं वो कब आते हैं, कब जाते हैं, कैसे उन तक पहुंचा जा सकता है, कैसे सिक्योरिटी तोड़ी जा सकती है और ये शूटर काम करके भागेंगे कैसे। अब नवीन सिंह शेखावत को जब एक काम दिया गया, काम करने के लिए, अब चूँकि वो पहले तो गनर था लेकिन बाद में उसने अपने कपड़े की एक दुकान चला ली थी, उसी दुकान पे ठीक ठाक कमाता रहता था, तो उसने फिर सोचा कि क्या करें। तो यहीं से फिर अब प्लान बनना शुरू होता है और प्लान ये बनता है कि घर में शादी है, तुम इन्विटेशन कार्ड देने जाना। लेकिन अब कार्ड देने जाना ये तो ठीक है, लेकिन अगर 2 लोग बाइक से आ जाएंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि कार्ड देने तीनों एक बाइक पे, चीज़ें हजम नहीं होंगी। तो फिर प्लान बना कि एक काम करो, एक कार ले लो, कार से फ़ायदा होगा कि तीनों अगर एक साथ आएंगे तो सबको लगेगा कि कार में आए हैं तो कैजुअल है मामला, बाइक पे डाउट हो जाता। तो फिर पूरा प्लान बना। नवीन सिंह शेखावत ने पूरी रेकी की कि घर पे वो कब मिल सकते हैं, कब गार्ड ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, कब नहीं रहेंगे, और ये तमाम चीज़ें नवीन सिंह शेखावत कर करके, जो दोनों शूटर थे और जो रोनी राजपूत था और जो वीरेंद्र चाहन, दानाराम, इन सबको देता रहता था। उसके बाद पूरा प्लान फिक्स हुआ, डेट, तारीख, तमाम चीज़ें मुकर्रर हुई। फिर ये हुआ कि 5 तारीख को इस पूरी घटना को अंजाम देना है। अब अंजाम देना है तो नवीन सिंह शेखावत भी शामिल, वीरेंद्र चाहन भी शामिल, और शूटर जो दोनों थे रोहित राठौर और नितिन फौजी, ये भी शामिल। बस अब मामले को अंजाम देना बाकी था। पूरा प्लान फिक्स होता है, किराए की गाड़ी आती है,
आने के बाद नवीन सिंह शेखावत, रोहित राठौर और नितिन फौजी, ये तीनों अब एक कार से बैठते हैं। बैठने के बाद घर पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद नवीन सिंह शेखावत चूँकि पहले काम कर चुका था तो वो कहता है कि बता दो अंदर मैं आया हूँ, शादी का कार्ड देना है। अब ये लाइन जब गार्ड सुनते हैं तो फिर अंदर जाते हैं। जाने के बाद अंदर जानकारी देते हैं। अंदर जानकारी देने के बाद अब नवीन सिंह शेखावत इन दोनों को लेके अंदर जाता है। जाने के बाद अब सारे लोग बैठते हैं। बैठने के बाद अब आने का जो पर्पज़ है वो बताया जाता है। फिर बातचीत शुरू होती है, चाय नाश्ता जो एक फॉर्मल होता है आदमी का, वो तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद नवीन सिंह शेखावत फ़ोन पे रोहित गोदारा की बात भी करवाता है, लेकिन जैसे ही फ़ोन कटता है, फ़ोन कटने के तुरंत बाद इन दोनों में क्या सेटिंग थी, क्या इशारा था, ये तमाम चीज़ें भी धीरे धीरे पूछताछ होगी तो खुलेगा। फ़ौरन आंखों ही आंखों में इशारा होता है। उसके बाद पिस्टल से जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी हैं उनके ऊपर फायरिंग झोंक दी जाती है। और जैसे ही फायरिंग झोंकी जाती है उसके बाद उनको ताबड़तोड़ आसपास जितने लोग थे सबको गोली मारी गई। गोली मारने के बाद उनकी हत्या हो गई। उसके बाद शूटर भाग गए। अब ये बयान जब नितिन फौजी देता है और बगल में बैठा रोहित राठौर देता है, तो रोहित राठौर और नितिन फौजी से फिर पुलिस वालों ने पहला सवाल यही पूछा कि जब तुम्हारे सारे प्लान में नवीन सिंह शेखावत बराबर का पार्टिसिपेंट था, बराबर वो भाग ले रहा था कि कैसे करना है, उसी ने रेकी की, गाड़ी उसी ने मैनेज की, घर में एंट्री उसी ने करवाई, और एक पोस्ट जो आया था रोहित गोदारा का कि हमारे भाई नवीन सिंह शेखावत का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, तो इन चीज़ों का मतलब क्या था? और ये तमाम चीज़ें अगर तुम्हारे फेवर में थी तो तुमने गोली क्यों मारी? तो ये सवाल जब पूछा गया नितिन फौजी और रोहित राठौर से, तो उन्होंने कहा कि गोली नहीं मारनी थी, लेकिन उस टाइम की सिचुएशन, उस टाइम की परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि हमें गोली मारने पे मजबूर होना पड़ा। तो इन्होंने पूछा कैसे? कहा कि नवीन सिंह शेखावत तो इस प्लान में शामिल था, लेकिन जब गोली चलनी शुरू हुई और लगातार फायरिंग होने लगी तो नवीन सिंह शेखावत डर गया, और डरने के दौरान अब वो बचाने की कोशिश करने लगा। अब बचाने की इधर कोशिश कर रहा, इधर एक गोली हमने सीने में मार दी है, ये भी कंफर्म नहीं कि ये मरेगा या बचेगा, और अगल बगल जो गार्ड्स और दोस्त हैं वो गन निकाल के काउंटर फायरिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे हाल में अब हमारे पिस्टल को नवीन सिंह शेखावत रोके, पकड़े, तो ये चीज़ें अब उतना टाइम नहीं था कि हम समझ पाएँ, उसको झटक सकें या फिर उसे बैठा दें कि तुम भी शामिल हो, तुम होश खो रहे हो। तो हमें लगा कि इसको गोली मार के ही किनारे हो लो। इस वजह से रोहित राठौर, नितिन फौजी ने गोली मार दी। लेकिन अब सवाल यहाँ पे 2-3 अटक रहे हैं अभी भी कि ये तमाम चीज़ें तो ठीक हैं कि हाँ, पहले जो रोहित गोदारा था उसने वीरेंद्र चाहन और दानाराम से कहा, इन दोनों ने फिर रोनी राजपूत से कहा, उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि नवीन सिंह शेखावत को सिर्फ फंसाया जा रहा, क्योंकि अगर वो शामिल था तो कोई ऐसा नहीं था कि बच्चों का खेल करने लोग गए थे और वो लोग डर गए, और डरने के बाद फिर नवीन सिंह शेखावत डर के मारे रोकने लगा, तो फिर वहाँ पे हो गया। प्लान शामिल था तो ये तमाम चीज़ें पता थी कि वहाँ पे जाऊँगा तो ये चीज़ें होंगी। तो आखिर अंत समय में नवीन सिंह शेखावत रोकने की कोशिश क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। और एक चीज़ और जो मेरा खुद का इनपुट है और हरियाणा का, तो अब पुलिस का स्टेटमेंट भी अब क्लियर हो गया कि जो गोविंद शर्मा और प्रताप है उनके अपहरण में जो नितिन फौजी वो शामिल था। तो जो ये कह रहा कि एक फर्जी मामले में फंसाया गया, तो क्या सच में फंसाया गया या फिर यहाँ भी ये झूठ बोल रहा? अब ये सवाल कई बनते हैं, पुलिस वाले धीरे धीरे पूछताछ कर रहे हैं। और तीसरा कि अगर ये लोग बातचीत कर रहे थे तो वीरेंद्र चाहन, दानाराम और रोनी राजपूत, ये लोग कहाँ हैं? इनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी तक जो वजह निकल के सामने आई, नितिन फौजी और इन्हें कनाडा जाना था, और नितिन फौजी को अपनी नौकरी जाने का और जेल जाने का डर था। इसी डर की वजह से, इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से फिर इन दोनों ने मिलकर इस काम को अपने हाथों में लिया। और प्लान यही था कि तुम बस इतना कर लेना, उसके बाद उधम जो है, उधम तुमको पहले इधर उधर छुपा देगा, उसके बाद एक फ़र्जी पासपोर्ट, फ़र्जी वीज़ा पे तुम्हें कनाडा भेज दिया जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि क्या लेवल की प्लानिंग थी और कौन सही है कौन गलत। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद भी क्या ही आई होगी, लेकिन लगभग चीज़ें जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए, कई सवाल जहन में कौंध रहे थे, तो उनको मैंने लगभग क्लियर कर दिया होगा। जो भी चीज़ें बची हैं धीरे धीरे वक्त के साथ क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो फिर एक कहानी सुना दूंगा इस पर भी। तो जो मैंने कहा उस लाइव को भी आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा साबित जी के चैनल पे। तो आज संडे था। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।